Hello everyone. So today we are going to start the new topic, that is ethanol production. तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में जब हम बायो एनर्जी स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारे पास इथेनॉल प्रोडक्शन या इथेनॉल के फॉर्म में इथेनॉल फ्यूल, ठीक है। तो इसके फॉर्म में ये हम अभी के टाइम में अपने व्हीकल्स के लिए या फिर एज अ फ्यूल हम इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम इथेनॉल की बात करें, सो बेसिकली व्हाट इज़ इथेनॉल। तो इथेनॉल एक टाइप का फ्यूल है, ठीक है, जिसे हम इथेनॉल फ्यूल कहते हैं। एंड इसका जो ये एक्चुअली एक टाइप में आप इसको अल्कोहल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जो कि व्हीकल्स में यूज़ किया जा सकता है अलॉन्ग विद द पेट्रोल या फिर डीजल के साथ हम इसको मिक्स करके इथेनॉल फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं। एंड बेसिकली जो इथेनॉल होता है एज अ फ्यूल जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। काफ़ी इसका एडवांटेजेस है। लाइक ये अगर एटमॉस्फेयर में देखें तो एयर पॉल्यूशन को कम करता है जब हम, ठीक है, एयर पॉल्यूशन को ये रिड्यूस करेगा जब हम व्हीकल्स में या फिर एज अ फ्यूल जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है जो कि एयर को पॉल्यूट करता है। तो इस केस में अगर हम इथेनॉल फ्यूल को यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द पेट्रोल, डीजल, ठीक है, दूसरे फ्यूल्स के साथ में, तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अप टू 35%, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ये रिड्यूस करता है, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिड्यूस करता है, हाइड्रोकार्बन जैसे। तो इस तरीके के जो डिफरेंट गैसेस है जो कि एयर पॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरीके के जो गैसेस हैं इसका जो रिडक्शन होता है इथेनॉल फ्यूल के हेल्प से वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। सो बेसिकली इथेनॉल इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहल विच इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स अलॉन्ग विद द पेट्रोल्स और डीजल्स, ठीक है। तो ये इस तरीके के फ्यूल को हम इथेनॉल फ्यूल के नेम से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल देखें तो बेसिकली जो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इथेनॉल गैसेस का, तो इथेनॉल का, तो यहाँ पर हम इसको बेसिकली या मेनली मेन टाइप का अगर हम बायोमास को कंसिडर करें जिसके हेल्प से इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है, दैट इज़ शुगर केन, ठीक है। तो शुगर केन एक सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है या फिर फीड स्टॉक है जिसके हेल्प से इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल बायोमास है जिसके यूज़ से हम, जिसके हेल्प से हम इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड ये जो क्रॉप्स होते हैं मेनली जिनमें स्टार्च का जो लेवल होता है, ठीक है, ठीक है, स्टार्च कंटेंट जो क्रॉप्स होते हैं इनका यूज़ करके भी हम इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेनली जो यूज़ होता है दैट इज़ शुगर केन, बट अलॉन्ग विद द शुगर केन हम लोग ठीक है, स्टार्च वाले, जो स्टार्च जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होता है, इस तरीके के क्रॉप्स लाइक कॉर्न हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, तो इस तरीके के डिफरेंट स्टार्च कंटेंट क्रॉप्स या बायोमास का यूज़ करके हम इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड सिंस ये जो क्रॉप्स है, ठीक है, तो इंडिया में सिंस ये यहाँ पर एग्रीकल्चरल हमारे लिए काफ़ी हाई लेवल पे होता है, तो ये जो शुगर केन का, ठीक है, एग्रीकल्चर होगा या फिर जो भी क्रॉप्स की अवेलेबिलिटी है तो वो इंडिया में वो लंबे टाइम तक या कभी ख़त्म ना होने वाला, ठीक है, सोर्स है। तो इस वजह से हम शुगर केन के हेल्प से जब हम इथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हैं या क्रॉप्स या कॉर्न के हेल्प से या स्टार्च कंटेंट क्रॉप्स के हेल्प से इथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो हम लोग इस जो कंप्लीट प्रोसेस है इथेनॉल प्रोडक्शन को या इथेनॉल फ्यूल जो हो गया, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा इथेनॉल फ्यूल, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सिंस इसका जो रॉ मटेरियल है, जो फीड स्टॉक है वो, ठीक है, टाइम टू टाइम हमें कंटिन्यूस मिलता रहेगा बाय एग्रीकल्चरल प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल को बेसिकली हम फीड स्टॉक के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। फीड स्टॉक हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे एज अ रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल
प्रोडक्शन। तो जैसे हमने देखा कि बेसिकली जो इथेनॉल का प्रोडक्शन हो सकता है शुगर केन से होगा, तो इसके लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल होगा इट विल बी शुगर केन, ठीक है। पोटैटो जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है, कॉर्न हो गया, ठीक है, वुड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रॉ मटेरियल के टर्म में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस सबसे पहले हम ये जो इथेनॉल प्रोडक्शन है इसका हम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस यहाँ पर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो केमिकल सिंथेसिस होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन है, बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन, तो इन सारे प्रोसेस को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। एंड इससे पहले कि हम फर्मेंटेशन में जाए, ठीक है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में जाए, उसके बाद हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस आता है। तो इन सारे प्रोसेस में एंटर करने से पहले सबसे पहले जो रॉ मटेरियल्स होता है इनको प्री ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीट किया जाता है। तो ये प्री ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है इसमें बेसिकली हम जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स होता है उनको हम ट्रीट करते हैं। लाइक अगर शुगर केन जो कि लेंथ में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले पीसेज में कन्वर्ट करते हैं, उसके सरफेस को क्लीन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट प्रोसेसेस होता है प्री ट्रीटमेंट में, जहाँ पर हम इसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम इनको ट्रीट करते हैं, उनको साइज एंड शेप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम आगे हाइड्रोलिसिस या फर्मेंटेशन प्रोसेस में आगे मूव करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन प्रोसेस आएगा जहाँ पर हम फर्मेंटेशन, हाइड्रोलिसिस, डिस्टिलेशन प्रोसेस को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम प्रोसेस की बात करें तो इथेनॉल फ्रॉम वुड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का यूज़ करके वुड के हेल्प से, ठीक है, यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे एज अ रॉ मटेरियल इट विल बी वुड, ठीक है। तो वुड का यूज़ करके एंड प्रोसेस हम कौन सा यूज़ करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का यूज़ करके हम किस तरीके से इथेनॉल को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को समझें, ठीक है, तो एसिड हाइड्रोलिसिस, केमिकल हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो ये एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है, ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस इज अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस एक टाइप का डिकम्पोजिशन प्रोसेस है जिसमें कि जो केमिकल बॉन्ड्स होता है, ठीक है, एसिड्स के बीच में जो हम यूज़ करेंगे जो केमिकल बॉन्ड होता है उन बॉन्ड्स को स्प्लिट किया जाता है, ठीक है। बॉन्ड स्प्लिटिंग होता है यहाँ पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। एंड फाइनली हाइड्रोजन का टायन हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्साइड एंड आयन का यहाँ पर एडिशन होता है वाटर का, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक टाइप का डिकम्पोजिशन प्रोसेस है जिसमें केमिकल बॉन्ड का स्प्लिटिंग होता है एज वेल एज यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का टायन एंड हाइड्रोक्साइड एंड आयन ऑफ वाटर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड स्प्लिट होगा फर्मेंटेशन डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का टायन का यहाँ पर एडिशन होगा ऑफ वाटर एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एनायन का यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोक्साइड एनायन का यहाँ पर ऑफ वाटर एडिशन होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सिंपल अगर हम एक बेसिक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को समझें तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इज़ अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस वेयर द बॉन्ड स्प्लिटिंग occurs and hydrogen cation and hydroxide anion of water is added in this process, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में हम बेसिकली ये करने वाले हैं एसिड हाइड्रोलिसिस में कि जो भी हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले उसके जो केमिकल बॉन्डिंग होगी उसको हम स्प्लिट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे एंड उसके बाद वाटर का कुछ यहाँ पर एडिशन होगा, ठीक है। तो इस एसिड हाइड्रोलिसिस का हम यूज़ करने वाले हैं यूजिंग वुड एज अ रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। तो सबसे पहले अगर हम प्रोसेस देखें
तो यहाँ पर हम वुड कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसका चिप क्लासिफिकेशन होगा, दैट मीन्स कि हम सबसे पहले इसको प्री ट्रीटमेंट में भेजते हैं, ठीक है। तो ये वुड प्रिपरेशन आ गया, या फिर इसको हम प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पर हम वुड को पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इधर हम फिज़िकली इसको प्री ट्रीट कर सकते हैं, केमिकली कर सकते हैं, बायोलॉजिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस से हम लोग इसमें वुड के सरफेस को हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक है। या वुड हो गया, या फिर हम फीड स्टॉक कह सकते हैं, रॉ मटेरियल। तो इस फीड स्टॉक को की हम क्लीनिंग करते हैं, साइज़ रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो वुड होगा, वुड में से जो सेल्यूलोज होगा, हेमी सेल्यूलोज लिग्निन के फॉर्म में, ठीक है। तो इनको हम यहाँ से रिमूव भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज़ वुड प्रिपरेशन, या फिर इसको हम लोग प्री ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें हम इसका साइज रिडक्शन, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारा चीज़ यहाँ पर अकर होता है। सेकंड स्टेप इज़ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि यहाँ पर जो वुड हमने पीसेस में कन्वर्ट किए, जो प्री ट्रीटमेंट किए, ठीक है। तो प्री ट्रीटमेंट के टर्म में जो वुड में सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेल्यूलोज के फॉर्म में सेल्यूलोज होगा, हेमी सेल्यूलोज होगा, या लिग्निन होगा। तो इनको सेपरेट कर लिया जाता है वुड से, ठीक है। एंड इन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस ये जो सेल्यूलोज है इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने प्री ट्रीटमेंट किया, एंड वुड में से जो भी सेल्यूलोज था, हेमी सेल्यूलोज एंड लिग्निन था, उनको हमने सेपरेट कर लिया। एंड इन सेकंड स्टेप विच इज़ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में ये जो सेल्यूलोज है इसको कन्वर्ट किया जाता है इन द ग्लूकोज, ठीक है। इसके लिए हम कुछ केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में हम इसको रिएक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास सपोज सेल्यूलोज के फॉर्म में अगर, ठीक है, C6H10O6, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सेल्यूलोज प्रेजेंट है। तो इनको हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में ये H2O यहाँ पर एडिशन होगा, ठीक है। एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इट विल बी NC6H10O6, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमें इस तरीके से मिलेगा। तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में हम बेसिकली जो सेल्यूलोज है उनको ग्लूकोज के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेल्यूलोज इस तरीके से होगा। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में यहाँ पर हम केमिकल बॉन्डिंग को स्प्लिट करेंगे, एज वेल एज यहाँ पर जो H2O या वाटर के कटायन एंड अनायंस का यहाँ पर एडिशन होगा, एंड हमें इस तरीके का बाई प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो जब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा, ठीक है, तो ये लिग्निन के फॉर्म में वुड में जो लिग्निन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लिग्निन कोक के फॉर्म में बाई प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस में देखेंगे वेपराइजेशन है, ठीक है। तो वेपराइजेशन हमने इसको ग्लूकोज के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है, एंड कुछ वाटर कंटेंट यहाँ पर एडिशन हुआ था, हमने रिएक्शन में देखा। तो वाटर कंटेंट यहाँ पर उनको रिमूव करने के लिए वेपराइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेपराइजेशन किया जाता है वाटर कंटेंट को रिमूव करने के लिए। एंड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर लेवल की बात करें तो 120 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में मेंटेन किया जाता है। थर्ड प्रोसेस इज़ फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेड मैस प्रिपरेशन। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन यहाँ पर हम कंप्लीट प्रोसेस कंसिडर करेंगे। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस में जैसे हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया, तो इस ग्लूकोज में फर्मेंटेशन प्रोसेस कराया जाता है, फर्मेंट किया जाता है इस ग्लूकोज या जाइलोज के फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ एज द, ठीक है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का जो प्रोडक्ट हमें मिला, तो इसको फर्मेंट किया जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया के हेल्प से इसको फर्मेंट किया जाता है। एंड फाइनली जो हमारे पास ग्लूकोज का फर्मेंटेशन के बाद जो हमें इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ
इथेनॉल। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये प्योर इथेनॉल नहीं होगा, ठीक है, इथेनॉल होगा, इसके साथ साथ कुछ वाटर कंटेंट होगा, ठीक है, एंड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड इनको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ सेल मास भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इथेनॉल होता है, वाटर होता है। तो एज द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस वी विल गेट द प्रोडक्ट एज इथेनॉल, वाटर, ठीक है, एंड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो इथेनॉल है ये प्योर इथेनॉल नहीं है, यहाँ पर कुछ वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए टेम्परेचर रेंज जो होता है 20 to 40 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो आफ्टर फर्मेंटेशन हमने जो इथेनॉल हमें मिला वो प्योर इथेनॉल नहीं होता है, तो उस इथेनॉल में से हमें 100% इथेनॉल गेन करने के लिए या फिर ये जो इथेनॉल फ्यूल है उसको एज अ फ्यूल ग्रेड में लाने के लिए हम इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। तो फाइनल स्टेप जो होता है आफ्टर फर्मेंटेशन दैट इज़ डिस्टिलेशन। तो इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो इथेनॉल स्टिलेज है, ठीक है, इथेनॉल जो इम्प्योरिटी के साथ या वाटर के साथ जो है, ठीक है, जो कि प्योर इथेनॉल नहीं है, तो उस इथेनॉल को हीट किया जाता है। ठीक है, उस जो भी मैश है उसको हीट किया जाता है। ठीक है, हीट करने के बाद इथेनॉल जो है वो हमें 100% प्योर फॉर्म में इथेनॉल मिल जाता है। ठीक है, तो जब हीट कराया जाता है मैश को, जो कि जिसमें कि वाटर कंटेंट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड सारा कुछ प्रेजेंट है, उस मैश को जब हीट कराया जाता है तो हीट करने के बाद जो इथेनॉल होता है, ठीक है, वो वेपराइज हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली में वाटर कंटेंट वेपर नहीं होता, वेपराइज नहीं होता, यहाँ पर इथेनॉल वाटर से पहले वेपराइज हो जाता है। ठीक है, इथेनॉल जो प्रेजेंट होगा उसमें उसका वेपराइजेशन होगा। ठीक है, एंड ये जब वेपराइज होगा तो फाइनली इसको कलेक्ट करके फिर यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होगा एंड फिर इथेनॉल के फॉर्म में हम यहाँ पर इसको गेन कर सकते हैं। So this is the complete process of production of ethanol from wood by acid hydrolysis. So all these processes are involved here. ठीक है, दूसरा प्रोसेस अगर हम देखें यहाँ पर रॉ मटेरियल हम यहाँ अगर चेंज कर दे शुगर केन के हेल्प से या फिर दूसरे स्टार्च मटेरियल लाइक कॉर्न, ठीक है, तो कॉर्न हो गया या फिर शुगर केन हो गया, तो इसके हेल्प से हम कैसे इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर प्रोसेस इंक्लूडेड होता है। ठीक है, केन रिसेप्शन दैट मीन्स कि सबसे पहले हम शुगर केन का यहाँ पर जो भी प्लांट होगा, ठीक है, हम उसके आसपास इनको यहाँ पर गैदर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिपरेशन या मिलिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, जहाँ पर कॉर्न अगर हम यूज़ कर रहे हैं या फिर शुगर केन, तो इनको अगर कॉर्न है तो सबसे पहले इसको फ्लोर के टर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ग्राउंड करके, या फिर अगर यहाँ पर अगर हम शुगर केन यूज़ कर रहे हैं तो शुगर केन को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर लिया जाता है। ठीक है, जिसे हम सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आफ्टर प्रिपरेशन एंड मिलिंग द प्रोडक्ट इज़ नोन एज मील। ठीक है, तो ये जो मील होता है ये एक्चुअली में स्टार्च के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर प्री ट्रीटमेंट। सेकेंड स्टेप में हम आएंगे दैट इज़ फिल्टरेशन या फिर लिक्विफिकेशन हम बोल सकते हैं अगर हम शुगर केन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विफिकेशन या फिल्टरेशन में हम शुगर केन में से हम जूस को, ठीक है, उसमें से जो भी जूसेस प्रेजेंट होगा तो उनको हम यहाँ से फिल्टर आउट कर लेते हैं। या फिर अगर हम कॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो कॉर्न जो कि पाउडर फॉर्म में हमने इस प्रोसेस में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो फिल्ट्रेशन एंड लिक्विफिकेशन प्रोसेस में हम ये जो मील हमें मिला था, ठीक है, इस मील में हम वाटर ऐड करके इनका स्लरी बना लेते हैं। ठीक है, अगर शुगर केन हमने यूज़ किया है तो शुगर केन में डायरेक्टली हमें लिक्विड फॉर्म में जूस के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर लिक्विड फिल्टरेशन। एंड अगर हमने कॉर्न यूज़ किया है तो कॉर्न को जब हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, इन द प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पर कुछ वाटर ऐड करके इनको स्लरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज़ हीटिंग। तो ये जो स्लरी हमने फॉर्म किया था, ठीक है, कॉर्न पाउडर में वाटर ऐड करके या फिर जो शुगर केन का जूस है, ठीक है, तो उसे हम हीट करते हैं। एंड ये हीटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग स्टार्च मॉलिक्यूल होते हैं, इनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है।
ठीक है। तो लॉन्ग स्टार्च मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे स्लरी में, उनको हीट करके स्मॉल पीसेज में, स्मॉल स्टार्च मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एंड ठीक है, ये आफ्टर हीटिंग इसके बाद यहाँ पर एंजाइम्स ऐड किया जाता है, ठीक है। एंजाइम्स को ऐड किया जाता है ताकि ये जो ब्रेक डाउन प्रोसेस हो रहा है स्टार्च मॉलिक्यूल को, उसको कैटेलाइज किया जा सके, ठीक है। ब्रेक डाउन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स को यहाँ पर ऐड किया जाता है, ठीक है, हीटिंग प्रोसेस में, और जिससे कि जो लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल है वो स्मॉलर पीसेज में ईजिली, ठीक है, एंड फास्टली कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस इज कूलिंग, ठीक है। तो ये स्मॉल स्टार्च मॉलिक्यूल में कन्वर्जन के बाद ये जो मैश होता है या फिर जो भी मील था, ठीक है, तो इसको कूल कर लिया जाता है, ठंडा किया जाता है। एंड ठंडा करने के बाद जो प्रोडक्ट होता है जिसे हम मैश कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि कुछ सेल मासेस होंगे, ठीक है, वाटर कंटेंट होगा, तो ये सारा कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आफ्टर कूलिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस में अगेन जो यहाँ पर हमें ठंडा जो मैश है या फिर जो स्लरी है, ठीक है, इसमें यीस्ट ऐड किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, ठीक है, यीस्ट ऐड किया जाता है। एंड ये जो हमारे पास मैश था, ठीक है, तो इसको ये इथेनॉल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो अभी तक जो हमारे पास जो स्लरी था, ठीक है, या फिर जो हमने हीट किया, जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो अभी तक जो हमारे पास प्रोडक्ट था दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो कूलिंग तक जो हमारे पास प्रोडक्ट था वो ग्लूकोज के फॉर्म में था। एंड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस यहाँ पर हम यीस्ट को ऐड करते हैं, एंड ये यीस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को, ठीक है, इथेनॉल में ये कन्वर्ट कर देता है। अगेन जो इथेनॉल यहाँ पर हमें मिलेगा, तो इस इथेनॉल में हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इस प्रोडक्ट में इथेनॉल का जो रेशियो होगा वो 10 to 15% ही होता है, ठीक है। एंड बाकी का यहाँ पर वाटर कंटेंट या फिर सेल मास और कुछ कुछ यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्योर 100% इथेनॉल गेन करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस में डालते हैं। एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस में अगेन हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस यहाँ पर होता है, ठीक है, हीट कराया जाता है। एंड आफ्टर हीटिंग जो इथेनॉल होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, एंड इवेपोरेट होने के बाद हम उस इथेनॉल को कलेक्ट करके कंडेंसेशन प्रोसेस में डाल देंगे, ठीक है। तो जब कंडेंसेशन होगा तो हमें 100% प्योर इथेनॉल हम यहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर इस तरीके से हम इन द by using sugarcane as a raw material or feedstock we can produce ethanol, ठीक है, by this simple processes, ठीक है। तो इसके रिलेटेड और भी कुछ यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स दिया हुआ है। तो ये आपका सिंपल प्रोसेसेस था जहाँ पर हम इथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय शुगर केन या फिर बाय वुड, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस यहाँ पर इंक्लूडेड है। एंड इसका यूज़ हम एज अ इथेनॉल फ्यूल कर सकते हैं व्हीकल्स में। ये काफ़ी एडवांटेजियस है क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को, पॉल्यूटेड गैसेस को एटमॉस्फेयर में इसका लेवल जो है वो रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। So that's all about the ethanol production.